अगर मैं एक ट्रांसमैन हूँ तो सबसे पहले मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, क्योंकि अगर जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे सनातन धर्म में ही हमें एक्सेप्टेंस बहुत पहले ही मिल गई। मैं वुमेन बॉडी विद अ मेल सोल था, मतलब मैं औरत के शरीर में एक आदमी था। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, ये जो प्रक्रिया होती है रिवर्सिबल नहीं होती। आपका एक बार जेंडर चेंज हो गया, आपका एक बार एचआरटी शुरू हो गया, आप रिवर्स नहीं जा पाओगे। मेरी पूरी बॉडी में हेयर ग्रोथ होगी मेल के जैसे, मेरी वॉइस है वो पूरी चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया अपनी फर्स्ट सर्जरी का, डैट इज़ माई टॉप सर्जरी, कि आपके जो ब्रेस्ट हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे विश्वनाथ जी ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात है, हाई सोसाइटी की बात है, वही समझ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप सोचिए आईएएस की कोचिंग में मुझसे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुझे। हम आपसे सिर्फ इतने से अलग हैं कि हमारे झुकाव अलग हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो उसके सिर्फ झुकाव ही तो अलग है। पुलिस इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे उन्होंने उनको बार में बंद किया और उस बार को आग लगा दिया। तो हम उसके लिए हम ये प्राइड मंथ मनाते हैं। उसने मेरे को बोला कि यार आज के बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? यार वो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि तू ट्रांस है और उन्हें ऐसा लगता है मैं तेरे साथ रहूँगी तो मैं तेरे जैसे हो जाऊँगी। कि हम विजिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जितना सम्मान हेटेरोसेक्सुअल को सोसाइटी में मिलता है, स्ट्रेट कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको मिलता है, हम चाहते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी को भी उतना ही सम्मान मिले, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी किसी के पेट से पैदा हुए हैं। हमारे में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो आज के हमारे गेस्ट का हम वेलकम कर देते हैं, मिस्टर विश्वनाथ, जो कि पहले थे। नमस्कार। एक बार आपका स्वागत पूरी हमारी टीम की तरफ से। कैसे हैं ओशी और कैसे है विश्वनाथ और क्या चल रहा है आजकल? थोड़ी आदत पड़ जाएगी विश्वनाथ की, क्योंकि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं ओशिन से विश्वनाथ आने के लिए। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कुछ समय के पहले ओशिन था, आज मैं आपके सामने विश्वनाथ हूँ। और ये सफ़र कहने में बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं एक एक पल का हिसाब लगाऊं तो शायद मेरे संघर्ष की कहानी मैंने इन ही पलों को एकत्रित करके लिखी है। और छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंट्यूशन एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही मैं क्रिस्टल क्वेयर फाउंडेशन का को-फाउंडर हूँ और LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों को मैं गाइडेंस देता हूँ, जिससे कि वो ट्रॉमा से निकल सके जो उनको फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके पेरेंट्स को हम लोग सेशंस देते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम उस चीज़ से निकल के आए हैं, हम उस चीज़ से उभर के आए हैं। तो हम जानते हैं कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा होता है सोसाइटी में। तो बेसिकली हमारा इतना सा काम है कि लोगों को उनकी दुखी ज़िंदगी से निकाल के एक खुली आसमान में सांस लेना सिखाना। अभी हम जैसे कि जून चल रहा है, तो जून प्राइड मंथ के नाम से भी जी। जाना जाता है। तो उसके पीछे का क्या स्टोरी है? प्राइड मंथ जून को ही क्यों चुना गया, कैसे? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में 1969 में एक रियॉट्स हुआ था, जिसको हम स्टोन वॉल रियॉट्स बोलते हैं। उसमें जो बार थे जहाँ पे गे पार्टीज हुआ करती थी, वहाँ पे रेड पड़ी। और वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने वो अक्सर रेड मारते रहते थे वहाँ पे, लेकिन क्या होता था कि कभी कभी पुलिस वाले उनसे रिश्वत ले लिया करते थे, तो कभी उनको नहीं डिस्टर्ब नहीं किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पुलिस वालों ने दूसरे पुलिस वालों के साथ मिलके उन्होंने रेड मारी और वहाँ पे जो गे बार थे वहाँ से भी फिर उनको ये लगा कि आज तो हम लड़ेंगे। तो उस दिन ये हुआ कि अपनी विजिबिलिटी के लिए जितने भी गेज थे, कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने भी उसका पुरजोर विरोध करके और पुलिस वालों से लड़े। लेकिन हुआ ये कि वही बात है, वहाँ पे पुलिस इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे उन्होंने उनको बार में बंद किया और उस बार को आग लगा दिया। तो हम उसके लिए हम ये प्राइड मंथ मनाते हैं। हम अपने जी हाँ, तो वही है कि हम विजिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जितना सम्मान हेटेरोसेक्सुअल को सोसाइटी में मिलता है, स्ट्रेट कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको मिलता है, हम चाहते हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी को भी उतना ही सम्मान मिले, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी किसी के पेट से पैदा हुए हैं। हमारे में और आप में कोई फ़र्क नहीं है,
कुछ भी, बस हमारी प्रेफरेंसेस में हमारा फ़र्क है। हम थोड़ा सा अलग से हटके कपड़े पहन लेते हैं, या हम अपनी निजी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम जैसे भी जीना चाहते हैं, ये हमारा निजी मामला है। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है और अगर मुझे उसमें आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, तो आप मुझसे लड़ोगे नहीं कि नहीं मैं चॉकलेट खा रहा हूँ तो तू भी चॉकलेट खा। बस अपनी छोटी सी सोच की बात है कि हर किसी को अपने प्रेफरेंसेस से जीने का पूरा अधिकार है। और हम भी लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करते हैं कि प्राइड मंथ में हम सबको यही बोलते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए आपकी, कि हम जो हैं हमें स्वीकार करिए। और सबसे पहले एक्सेप्टेंस वो व्यक्ति खुद करे जो कम्युनिटी से है। अगर मैं एक ट्रांसमैन हूँ तो सबसे पहले मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, क्योंकि अगर जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और ख़ुद की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है अगर आपको दूसरों का सम्मान पाना है तो ये चीज़ है। प्राइड मंथ में हम पूरे प्राइड मंथ फ्री सेशंस लेते हैं, प्राइड परेड निकलती हैं, आपने देखा होगा। अपने अस्तित्व के लिए खड़े होते हैं कि मैं गे हूँ, हमें प्राउड है कि मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, या मैं क्वेयर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हम इस चीज़ के लिए कोई शर्म नहीं है हमारे अंदर, तो इस चीज़ का हम प्राउड करते हैं और इसी को हम प्राइड मंथ कहते हैं। मैंने 4 लाइन भी लिखी थी कि मैंने तो ये बात समझ ली, तुम भी शायद कल समझोगे, दुनिया तुमसे प्यार करेगी जब तुम खुद से प्यार करोगे। बिल्कुल। तो आपको पहले अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप को स्वीकार करना है, तभी आप इनिशिएटिव ले पाएंगे कि दुनिया आपको समझे। जी। तो जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में तो काफ़ी अब वो इस बारे में मतलब लिबरल हो चुके हैं। इंडिया में अभी क्या फ़र्क है, क्या मतलब इतना अभी स्टिग्मा बहुत ज़्यादा या फिर कम हो रहा है? देखिए, अगर मैं सेक्शन 377 जो डीक्रिमिनलाइज्ड हुआ था 2018 में, सेक्शन 377 में हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी इलीगल था। मतलब अगर 2 लड़के 2 लड़कियाँ या एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति संबंध बनाता है, अपने शारीरिक संबंध, तो उसको गलत प्रिटेंड किया जाता था कि ये अननेचुरल है, अप्राकृतिक है और ये क्रिमिनल लॉ, मतलब क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। तो उस चीज़ को सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया 2018 में। उसके बाद से हमारे यहाँ एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगल किया गया, ओनली इन द के वो एक शारीरिक संबंध बना सकते हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ वो लोग। अब उसको लीगल करने के बाद अभी तक जो दूसरा फ़ैसला है कि शादी का फ़ैसला, वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन एडल्ट के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इंडिया की बात करूं मैं, अगर उनकी मानसिकता की बात करूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। मेरे पास काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, अरे विश्वनाथ जी ये तो पढ़े लिखे लोगों की बात है, हाई सोसाइटी की बात है, वही समझ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं अपनी अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जब मैं कमिंग आउट हुआ था कि मैं एक ट्रांसमैन हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, आधे से ज़्यादा लोग स्वीकृति में वो थे जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और आज भी मैं पढ़े लिखों को समझा रहा हूं और वो सिर्फ सोचते हैं अरे ये तो सब शौकीन है, कोई ऐसी लड़का बन रहा है, कोई एग्जैक्टली ये भी मानसिक बीमारी है। ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में अगर मैं मानसिकता की बात करूं, पहले की बजाय आज हम बहुत बदलाव की तरफ हैं। पहले तो आप आज से 10 साल 12 साल पहले आप देखो, लोग इस चीज़ को टैबू मानते थे, अरे ये तो पाप है, पर्सनैलिटी को बताते भी क्या करेंगे, क्योंकि समाज में इतना बहिष्कार है, स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन आज जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, जेंडर क्राइसिस की बात होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात होती है, सेक्स एजुकेशन की बात होती है, जब लोग इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर आप सभ्य हैं और पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता है आप सामने वाले को भी स्वीकृति देंगे। और जब आप सामने वाले को स्वीकृति देंगे ना, तो जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस कॉन्फिडेंस को देख के जो बंदा छुपा हुआ है वो भी बाहर आएगा कि नहीं ये आया है ना, मैं भी आऊँगा। तो इंडिया में अगर मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखूं, जैसे मैं स्पिरिचुअल हूं, तो मैं ये देखता हूं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आध्यात्मिक हो, तो मुझे लगता है बॉस आप उसको जज ही नहीं करोगे। आपको ये लगेगा अरे ठीक है ये इंसान है ना, क्योंकि वो जेंडर की बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा ये इंसान है ना, बस मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि ये गे हो, लेस्बियन हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको अपनाऊँगा, मैं इससे प्यार करूँगा। लेकिन अब लोगोन की मानना है ये तो वेस्टर्नाइजेशन है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत की बात करेंगे, भारत के बारे में सोचेंगे।
कोई अमेरिका में रहेगा तो वो अमेरिका की बात करेगा। मैं विश्व को विश्व की तरह देखता हूँ। मैं अगर कल्याण की बात करूँगा तो मैं देश कल्याण से पहले विश्व कल्याण की बात करूँगा। तो अगर मैं विश्व कल्याण की बात करूँ तो हम सब एक ही हैं, हम सब मनुष्य एक ही डोर से बंधे हुए हैं। खाते हैं, पीते हैं, नित्य कर्म करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक ही अराउंड घूम रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ अलग कर रहा है, कोई कुछ अलग कर रहा है। बुरे से बुरा भी हमारे जैसा है, अच्छे से अच्छा भी हमारे जैसा है। तो अब जैसे वेस्टर्नाइजेशन की बात तो अलग कहूँगा मैं, हमारे सनातन धर्म में ही हमें एक्सेप्टेंस बहुत पहले ही मिल गई। इस बारे में अपनी बात हो चुकी है। बिल्कुल, शिखंडी की बात। अब महाभारत में शिखंडी था। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर शिखंडी को एक्सेप्टेंस मिल सकती है तो क्या मुझे नहीं मिल सकती? आज हम अपने भगवानों से ही तो सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज हम हमारे इष्ट से ही तो सीखते हैं कि हमें भविष्य में कैसे चलना चाहिए। हम श्री राम से अपने आदर्श सीखते हैं, हम कृष्ण से ज़िंदगी से लड़ना सीखते हैं, संघर्षों से लड़ना सीखते हैं। तो जब कृष्ण ने शिखंडी को एक्सेप्ट करने के पहले उससे ये नहीं पूछा कि भाई तू क्यों भाई ऐसा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग उस भगवान ने पूछा तो इंसान तो मुझे लगता है इंसान तो कैसे भी, मुझे लगता है उसको पूछने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। मैं आपको जज नहीं कर सकता, आप मुझे जज नहीं कर सकते, है ना। और कोई मुझे देख के मुंह बनाए, दरवाज़ा बंद कर ले, तो ये उसकी खुद की अंदर की एक बुराई और अच्छाई है कि वो मुझे कैसे देख रहा है। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करोगे। अब मैं धार्मिक दृष्टिकोण की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकताएं हैं कि ये लोग तो शौकिया तौर पे सेक्स चेंज करा रहे हैं। कोई लड़का अगर लड़की की तरह कपड़े पहन रहा है तो क्यों पहन रहा है? अरे तू लड़का है, लड़की नहीं, ये उसका प्रेफरेंस है, उसको अच्छा लग रहा है। हम आपसे सिर्फ इतने से अलग हैं कि हमारे झुकाव अलग हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़के से प्यार कर रहा है तो उसके सिर्फ झुकाव ही तो अलग है। कोई लड़की किसी लड़की से प्यार है, उसके झुकाव अलग है। अब उसको आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो मेरी नज़र में धर्म वो है जो आपने धारण किया है। जो आप मन में बना लोगे वो आपका धर्म बन जाएगा, है ना। एक क्रिमिनल का धर्म है कि उसे गंदा काम करना है, एक पुजारी का धर्म है कि उसको पूजा पाठ करना है ना। एक मेरा धर्म है कि मुझे अवेयरनेस फैलानी है। तो कर्म ही धर्म बन जाता है। मैं कर्म और धर्म पे विश्वास करता हूँ, मैं ढकियानुसी बातों पे कतई विश्वास नहीं करता। मैं ये कहता हूँ जहाँ मानव कल्याण हो रहा है मैं वहाँ पे आपके साथ हूँ। अब उस मानव कल्याण में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल ही आएंगे, स्ट्रेट ही आएंगे, उसमें तो लेस्बियन भी आ सकता है, गे भी आ सकता है, ट्रांसजेंडर भी आ सकता है। मनुष्य है ना, वो भी मनुष्य के कैटेगरी में वो भी आ रहे हैं। उनके कल्याण की बात मैं करूँगा। अब उनके कल्याण की बात कैसे होगी? जैसे आपके कल्याण की बात है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे सिलेंडर 400 रुपये का चाहिए, ये आपके कल्याण की बात है। अब मैं गे से पूछूंगा तेरे कल्याण की बात क्या है, तो वो क्या कहेगा? मुझे शादी का अधिकार चाहिए, मुझे फैमिली बनानी है ना। तो यहाँ मनुष्य के कल्याण की बात है। मैं कल्याण करने निकलूँगा तो मैं ये नहीं देखूँगा कि तू गे है, तू लेस्बियन, नहीं। समान अधिकार, इक्वालिटी। और ये लड़ाई सिर्फ इक्वालिटी की है और विजिबिलिटी की है। तो अभी आपने रिसेंटली अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जी, उसका और क्या मेडिकल टर्म क्या होता है एग्जैक्ट? जी, उसको हम बोलते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में SRS भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 31 ईयर्स का हूँ और मुझे खुद को प्रिपेयर करने में आप सोचिए कितना समय लगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है रिवर्सिबल नहीं होती। आपका एक बार जेंडर चेंज हो गया, आपका एक बार HRT शुरू हो गया, आप रिवर्स नहीं जा पाओगे। तो मैं 24 की एज में खुद को एक्सप्लोर कर चुका था कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ। उससे पहले तो मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी कम्युनिटी की, और लोग मुझे अक्सर लेस्बियन कहा करते थे कि ये तो लेस्बियन है और लड़कियों में इंटरेस्टेड है। बट मैं हमेशा ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके ये रहता था कि नहीं यार, मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, अंदर से मैं लड़का हूँ। और लेस्बियन तो दूसरी बात है, मैं अपनी प्यूबर्टी एज से ही, मतलब जब मेरे अंदर एडोलेसेंस हो रहा था, जब मेरे बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रोडक्ट कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी दाढ़ी मुझे आएंगी, मतलब। लेकिन मैं सोच रहा था यार ये मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा टॉप पार्ट बढ़ रहा है और मेरे को ऐसा लगता है मेरा ऐसा आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, और मैं बिल्कुल अलग ही जोन में जा रहा था और मैं बहुत डिप्रेसिव हो गया था कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। स्कूल टाइम में भी
मैम मुझे गर्ल्स की रो में बैठाती थी, मेरे को बहुत इरिटेशन होता था। मैं कहता मैम मुझे बॉयज़ के साथ बैठना है। लड़कियों में मेरे बहुत ही कम दोस्त होते थे, एक या दुक्का, वो भी सिर्फ स्टडी पर्सपेक्टिव से। फ्रेंडली तो कोई लड़की मेरी रही नहीं, क्योंकि मैं लड़कियों से बहुत शाय फील करता था। मतलब ऐसा लगता था, मतलब एक रोमांटिकली फील था मुझे लड़कियों से, लेकिन लड़कों से बड़ा अच्छे से रहता था। उनके साथ क्रिकेट खेलता था, उनके साथ बाहर जाता था, और मतलब ऐसे जैसे लड़के रहते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे रहता था। तो हाँ, तो दूसरे लोगों को अजीब लगता था कि यार तू लड़की है, लड़की की तरह रहकर। इवन मेरे फैमिली वाले भी यही बोलते थे। बाल वाल भी तब बिल्कुल, मेरे बाल बड़े थे, और ज़्यादा बड़े भी नहीं, मतलब मैं बहुत शॉर्ट हेयर रखता था। और कपड़े मैंने शुरुआत से ही लड़कों के पहने हैं, शुरुआत से ही। स्कूल में भी, लेकिन स्कूल में मेरे सलवार सूट रहता था, तो मैं हमेशा अवॉइड करता था कि मैं वेडनेसडे और सैटरडे को जाऊं, क्योंकि उस दिन लोअर टी शर्ट रहते थे, तो मैं अवॉइड करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे जब 12th स्टैंडर्ड में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो कम्युनिटी के लिए बहुत अवेयर था, एंड वो भी गे था। उसने मुझे बताया कि ओशिन क्लासमेट कि LGBTQI+ एक कम्युनिटी है, और उसके अंदर 76+ सेक्सुअलिटीज़ आती हैं, और कुछ लोग उस सेक्सुअलिटी के अंदर आते हैं। शायद तू भी कम्युनिटी से हो, शायद तू भी LGBT से हो। तो मैंने कहा भाई मुझे सच में इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तुम मुझे बताओ। उस समय बिल्कुल कुछ था ही नहीं। तो पहले क्या होता था, इंटरनेट घर में नहीं होते थे, वाईफाई फ़ोन नहीं होता, तो हम साइबर कैफ़े जाते थे। तो हमको 1 घंटे में 10 रुपये का 1 घंटा हमको लगता था, तो हम जाते थे। मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी 30 रुपीज़, तो उसमें से मैं पूरी 30 रुपीज़ साइबर कैफ़े में देता था, और मैं जाता था और पूरी रिसर्च करता था कि एक्चुअल में ये है क्या। उस समय इंडिया में लीगल नहीं था, तो ये जो साइट्स हैं ये प्राइवेट ब्राउज़र में खोलनी पड़ती थी, क्योंकि इंडिया में सेम सेक्स के नाम पे तो हुआ था। तो मैं जब खोलता था तो मेरे को समझ में, 2010 11 10 11 12 में मेरा 12th था। और फिर वो मेरे साथ जाता था, फिर उसने मुझे धीरे धीरे पढ़ाया, समझाया कि उशिन क्या होता है कि कुछ हेटरोसेक्सुअल्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेट कहते हैं, जैसे कि लड़का और लड़की एक दूसरे में अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ होमोसेक्सुअल होते हैं जो अपने सेम सेक्स में ही अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यही हमारी ज़िंदगी है, यही में हमें फैमिली। और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं एक लड़की के साथ ही रहूँगा। मैं कभी, जैसे लड़कियाँ होती हैं ना, मेरा राजकुमार आएगा दूल्हे घोड़ी पे चढ़ के, मैं सोचता था मेरी राजकुमारी आएगी डोली में। मतलब आप देखिए, आप बच्चे की एक थिंकिंग देखिए, हाँ देखिए आप कि ना कुछ उम्र है, और आप सोच देखिए। अब आप ये देखिए सोच कहाँ से आई। मैं जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं एक बात बोलूँगा, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो वो कभी अप्राकृतिक नहीं होगी, और अगर आपकी सोच नकारात्मक है वो अप्राकृतिक होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि यार ये तो अननेचुरल चीज़ है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ, मैं जिसके साथ हूँ मैं उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। अगर मैं किसी लड़की के साथ हूँ तो मैं कभी भी उससे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, उसका प्रेफरेंस मेरे अंदर होगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर वो अननेचुरल कैसे हुआ? मैं किसी को पकड़ के सेक्स करूं, पकड़ के फ्लर्ट करूं उसको बांध के, तो वो अननेचुरल और क्राइम। एग्जैक्टली बिल्कुल हेटेरोसेक्सुअल भी कर रहे हैं इसे, तो समानता नहीं है ना किसी चीज़ में। अगर आज ट्रांसजेंडर किसी के साथ कुछ कर दे तो वहाँ पे पाप को नहीं देखा जाएगा, पापी को देखा जाएगा। ये तो ट्रांसजेंडर ने किया है, क्यों? अगर वहीं हेटेरोसेक्सुअल करता तो आप उसको बहुत उजागर करके नहीं बताते। एग्जैक्टली जो आजकल बहुत ज़्यादा वो महात्मा गांधी कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो वो लोग भूल गए हैं कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, ना कि पापी से, क्योंकि पापी की सुधरने की गुंजाइश भी रहती है, कैदी भी सुधर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आप, हमारे भारत का संविधान ऐसा है, संविधान भी और लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस इतनी है कि हम लोगों को मौका देते हैं सुधरने का। अरे आपकी गलती, आप सुधर जाओगे। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं है कि एकदम मार दिया, हमारे अंदर थोड़ा इमोशनल टच भी रहता है, चाहे वो कैदी का ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली तो वो हमारी सबसे अच्छी सच्चाई है। तो स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ा, आगे बढ़ा, पढ़ाया, फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में मुझे मेरा फर्स्ट लव हुआ, तो वो भी मेरा लड़की था। गर्ल्स कॉलेज था। इंटेंशनली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्टडीज़ में बहुत एवरेज था। मेरे 12th में 47.8% आए थे, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि यार
कॉलेज तो चाहिए, पढ़ना है। तो मम्मी ने बोला KRG में चले जाओ। मम्मी को तो पता नहीं है भाई मेरे बारे में। अब मैं भी था कि चलो मंदी मंद मुस्कुरा रहा था काफ़ी सारी लड़की, मैंने कहा काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी, चल देते हैं। लेकिन शुरू उसी टाइम मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। मैं आध्यात्मिकता में बहुत जा चुका था। फिर धीरे धीरे पता चला, कम्युनिटीज़ से जुड़ा। दिल्ली में नास फाउंडेशन है, उनके बारे में पता चला। वो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। जो लोग बाहर आए हैं कमिंग आउट, उनको पढ़ते पढ़ते पता चला कि मैं एक लेस्बियन ना होके मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपना सेक्सुअल अपीयरेंस चेंज करना चाहता है, जिसको आदमी बनना है। भाई मैं आदमी हूँ, फिजिकली भी बनना है। और इस कंडीशन को जेंडर डिसोफोरिया कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है वैसा फील नहीं। मतलब मैं वुमेन बॉडी विद अ मेल सोल था, मतलब मैं औरत के शरीर में एक आदमी था, जैसे कि शिखंडी है ना। तो डॉक्टर्स के पास गया, काउंसलिंग ली। ग्वालियर में इतनी अवेयरनेस नहीं, इवन डॉक्टर्स में भी नहीं है, टू बी फ्रैंक, आज भी नहीं है। 2024 में भी डॉक्टर्स को कम्युनिटी के बारे में नहीं पता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई खुल के बात नहीं करता। तो मैं दिल्ली गया, काउंसलिंग लिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये जेंडर डिसोफोरिया कंडीशन होती है, जिसमें जो व्यक्ति बर्थ से जो जेंडर उसको मिलता है वो वैसा फील नहीं करता। तो मैंने इस बारे में सोचा कि मैं बहुत ट्रॉमा में आ गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला आपके साथ नहीं, ये लाखों ट्रांस के साथ है। और ये कोई खुद पे डाउट होने लगता है एग्जैक्टली मेरे को स्कूल टाइम में होता था कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, लोग लड़के लड़की में शादी कर रहे हैं, मैं लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि लिटरली ये अननेचुरल है। लेकिन एजुकेशन ने मुझे जो सही रास्ता दिखाया, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप शिक्षा से दुनिया को जीत सकते हो कि नहीं, एजुकेशन से आप किसी को भी विन कर सकते हो। मैं आगे बढ़ा, फिर पता चला कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ। फिर काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात हुई, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। बस फिर कुछ नहीं, फिर समय आया घर पे बताने का। वो किस एज पे बताया? वो मैंने बताया है 2017 में, 16-17 के दरमियान, 23-24 के लगभग। बट मैं इसलिए भी बता पाया, मैं डर भी रहा था कि भाई और सारे ट्रांसजेंडर्स को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं ये मेरा भी घर से बाहर ना निकाल दे कि भाई तुम अलग ही पीस हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, बहिष्कार कर दिया। बट लकीली मेरी मम्मी लॉ की जानकार हैं, वो एक LLB किया हुआ है, तो उन्हें कुछ नॉलेज है। पिताजी मेरे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, थोड़ा फादर को टाइम लगा क्योंकि वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र। तो वो रहेगा, कोई तो भी हो, हाँ, बट मम्मी ने सबसे पहला सपोर्ट मुझे मेरे ब्रदर से था, उसके बाद मम्मी से था। सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने बताया अपने भाई को कि हाँ, कि भाई ऐसा ऐसा है कि मैं एक ट्रांस हूँ। और तो बोलता है मुझे पहले से ही पता था, तेरी कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बना, तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो मैंने कहा यार उससे मतलब नहीं है, ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं ट्रांस हूँ, अब मैं खुल के बता रहा हूँ। तो उसने बोला तो तेरे को सर्जरी करानी है? तो मैंने कहा देखो मैं सर्जरी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, बट मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं एक ट्रांस हूँ। और इस दिशा में आगे जी। तो जो 2014 में नालसा जजमेंट आया है, जिसमें हमें थर्ड जेंडर की प्राथमिकता दी गई है, आप कभी भी देखेंगे मेल, फीमेल, अदर्स या ट्रांसजेंडर लिखा आता है, उसमें हमें ये भी कहा गया है उसके अंडर में कि आपको ट्रांस बोलने के लिए सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे भी मान्यता दी जाएगी कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा? जी हाँ, उसका TG कार्ड बनता है, ट्रांसजेंडर कार्ड, जो कि ट्रांसजेंडर पोर्टल से हम बना सकते हैं, गवर्नमेंट साइट है। तो वो आपका बन चुका है, तभी बन चुका था? हाँ, वहाँ अभी मैंने बनवाया है, अभी सर्जरी के बाद। तो सर्जरी के पहले भी बन सकता है? हाँ, अभी मैं एक कार्ड बन चुका है। सेक्शन 6 और 7 के होते हैं। 6 में अभी मेरा 6 बन चुका है, अभी 7 प्रोसेसिंग में है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं। और फिर उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट में चेंज एग्जैक्टली आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ, उसके हिसाब से हमारे फीमेल से मेल में चेंज होगा, और कोई अगर ट्रांस वुमेन है तो उसका मेल से फीमेल में चेंज होगा। तो टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में, मम्मी पापा को भी बहुत लगा। बट आज ये है कि मेरे मॉम डैड, शायद मैं बहुत ही लकी हूँ कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और आज वो हर रिश्तेदार से, मैं सच कहूँ अमर, मतलब लोगों ने मेरे मुंह पे दरवाजे बंद किए हैं। आपका चाचा या आपका मामा, आपकी बुआ 25 साल से आपको प्यार कर रहे हैं बेइंतहा, और जिस दिन मैंने बताया कि मैं ट्रांसमैन हूँ, 25 साल का प्यार एक सेकंड में ख़त्म हो गया, तो फिर वो प्यार नहीं था।
मुझे लगता है कि जो दिल से प्यार करता है वो तो 25 से 50 साल का डबल आपको देके बोलेगा तू जैसा भी है मुझे एक्सेप्टेड है। और मैं समझता हूँ जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपको जज ही नहीं करेगा, तू जैसा है ना मेरे को वैसा चाहिए। मेरे ख्याल है लास्ट टाइम पर या किसी भी बुरे समय में जो साथ में वही फैमिली है। एग्जैक्टली, अगर फैमिली भी साथ नहीं है तो वो भी फैमिली नहीं है। और मम्मी पापा भाई और चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिसमें दोस्त हैं या मेरी मामा की तरफ से मौसी वगैरह हैं, मेरी लवर हैं। अब तो खैर वो मैं एंगेज्ड हो गया हूँ, मेरी शादी भी है तो बताइए। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ आपको क्या क्या दिखाती है भाई। और मुझे लगता है मैं अपना सब कुछ, अगर मेरे आइडल हैं तो वो लॉर्ड कृष्णा है। और मैं कृष्ण जी से मैंने हमेशा एक बात सीखी है कि ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं है। और जितने संघर्ष, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, लोगों ने हिजड़ा बोला, किन्नर बोला, मुझे कभी दुख नहीं हुआ। और अब तो तिरस्कार की आदत पड़ गई है, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। मैं सोचता हूँ मैं जितना इन लोगों की सुनूंगा मैं उतना आगे बढ़ूँगा। मेरे ख्याल से हम आगे वाली जनरेशन के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज मैं खुद को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना तो मैं खुश होता हूँ कि मैं कहाँ था। मेंटली बात कर रहा हूँ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ी बंगले की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं कितना स्पिरिचुअली आगे बढ़ाऊँ, कि लोगों से मैं तरक कर सकता हूँ, कि मैं ऐसा अपने डिसीजन पे खड़ा उतरा हूँ, है ना। तो ये चीज़ है, आगे बढ़ा, मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया, अब है कि वी आर वेरी हैप्पी। और मम्मी भी बहुत प्राउड करती हैं, वो खुद कहती हैं मैं एक ट्रांसपेरेंट हूँ, कि मेरा बच्चा एक ट्रांस है और मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। मेरे पापा भी प्राउड करते हैं, मेरा भाई प्राउड करता है। और अभी मम्मी मेरे साथ हर ट्रांसजेंडर कॉन्क्लेव में जाती हैं दिल्ली में, वहाँ पे नेशनल लेवल पे पैनल डिस्कशंस होते हैं, उनको सुनती हैं। अब उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो गई, उनको पूछो नालसा जजमेंट का है तो बता देती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी मम्मी है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ। देखो, एक मेरी माँ 10 साल पहले थी, वो ये बोलती थी कि ये सब तो टैबू है, ये सब तो शौकीन। आज मेरी माँ खुल के ये कहती है कि नहीं मेरा बच्चा ट्रांस है। तो बदलाव बिल्कुल आता है। माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की खुशियों में एक्सेप्टेंस दें, और बच्चे वही हैं जो अपने माँ बाप को अपने लिए एक्सेप्टेंस बना पाए। और इन सब के बीच में एक ही चीज़ है, वो है अनकंडीशनल लव। आप जितना निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करोगे ना, आपको एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होगी। एक तो मेरा ऐसा दोस्त है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैंने उसको ये बताया मैं ट्रांस हूँ तो उसने मेरे को बोला कि यार आज के बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? यार वो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि तू ट्रांस है, और उन्हें ऐसा लगता है मैं तेरे साथ रहूँगी तो मैं तेरे जैसे हो जाऊँगी। या तो मैंने कहा ठीक है। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो ज़िंदगी में एक होता है ना एक दोस्त जिगरी। मैं ठीक है जैसा तुझे लगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3, और मुझे विश्वास था कि वो वापस आएगी। जैसे ही मैंने ऑफिशियली खुद को डिक्लेयर किया, मेरी वीडियोस आने लगी, एंड वन डे शी सडनली कॉल्ड मी कि आई एम सॉरी। और मुझे बहुत अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुझे उस वक्त छोड़ा जिस समय सबसे ज़्यादा तुझे ज़रूरत थी। और अमर मेरे साथ कोई भी नहीं था जब मैं अपने डिप्रेशन में था। जब मैं जेंडर डिसफोरिया में मैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर। मम्मी 10 साल पहले तो मेरी शादी कराने वाली थी ना लड़के से, उनकी कंडीशनिंग तो वैसी होगी, लड़की है लड़के से शादी। उन सब से निकल के आना, इंदौर में मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने वो ड्रॉप कर दिया, मेरा मेंस तक निकल गया था। आप सोचो मैं उससे क्योंकि आप सोचिए आईएएस की कोचिंग में मुझसे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुझे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ट्रांस हूँ। जहाँ आईएएस बन रहे हैं लोग, आप क्या एक्सेप्ट करोगे वहाँ से कि इन लोगों की सोच खुली होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समाज। एग्जैक्ट, मैं यही शुरुआत में मैंने आपसे यही बोला था कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको जजमेंट नहीं है ना उनके उसमें ज़्यादा। ठीक है तो तू बिल्कुल तू जैसा है ना तू वैसा। लेकिन जो एजुकेटेड ज़्यादातर मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, देखो सबकी लाइफ का नहीं बोल रहा, जो एजुकेटेड लोग हैं वो थोड़ा सा मीन में करेंगे, ऐसा क्यों है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम शौकिया तौर पे लड़का बन रहे हो, शौकिया कुतर्क करेंगे। एग्जैक्टली तो उनके कुतर्क के लिए मेरे पे तर्क है अब, और इसीलिए मैं पढ़ता हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ। अगर तुम कम्युनिटी से हो, सबसे पहले तुम फाइनेंशियल बूस्ट हो। अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो तो तुम अपने डिसीजन ले सकते हो। अगर तुम पैरों पे नहीं खड़े हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। किसी के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा। अगर कल को तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें
अलग कर देती हो तो एटलीस्ट तुम खा तो सकते हो। तो सारे कम्युनिटी से मेरी यही अपील है कि वो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हों LGBT कम्युनिटी से। दूसरा, कमिंग आउट होने के लिए जब तक खुद प्रिपेयर नहीं हो तब तक कमिंग आउट नहीं करना। ये आपका निजी मामला है, कोई आपको ज़बरदस्ती पिंच आउट नहीं कर सकता उसके लिए जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि कमिंग आउट होने के बाद ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी तो आप छुपे हुए हो, किसी को नहीं पता, लेकिन जब आप, आज मैं समझ रहा हूँ ना, आज जब मैं कमिंग आउट हुआ हूँ, सर्जरी करा ली है, सबके सामने एज अ मेल आ रहा हूँ, तो लोग ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे ईश्वर ने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, मेरे भगवान ने कभी नहीं किया, मेरे माँ बाप ने नहीं किया, और मेरे लिए इन तीनों से बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो विश्वनाथ, आप सर्जरी के बारे में और बताइए, क्योंकि हमारे कई सारे ऑडियंस में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्लान कर रहे हो, जी। तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, मेडिकली आपको क्या क्या तैयारी रहती है और कब से शुरू हो जाता है प्रोसीजर? देखिए, जितनी जानकारी मुझे है और मैं सर्जरी करा के अभी आया हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति अपने आप को ट्रांस आइडेंटिफाई करता है, आइदर ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो उनको साइकियाट्रिस्ट से GID लेटर लेना पड़ता है। GID? जी हाँ, जेंडर आइडेंटिटी डिफ़ाइन करने के लिए एक लेटर होता है, जिसमें कि जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको ये बताता है कि जैसा ये व्यक्ति फील कर रहा है ये रियल है, ये कुछ भी शौकिया नहीं है। क्योंकि क्या होता है अमर कि ये फेक नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग सोसाइटी को देख के भी ऐसा करते हैं कि नहीं हमें लड़का बनना है, लड़की बनना है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जेंडर डिसफोरिया जिससे है, डॉक्टर उसी को GID लेटर देता है। जेंडर डिसफोरिया में पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें जो व्यक्ति जिस जेंडर में पैदा होता है वो वैसा फील नहीं करता। जैसे कि मैं एक औरत के शरीर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं औरत जैसा फील ही नहीं करता था। तो ये एक जेंडर डिसफोरिया है, कंडीशन है मेडिकल, जो साइकियाट्रिस्ट आपको देखेगा, एग्जामाइन करेगा, 3-4 आपकी काउंसलिंग होंगी, उसके बाद ही आपको लेटर देगा, जिसे हम GID लेटर बोलते हैं। जब आपको GID लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। सेकेंड आपकी प्रोसेस होती है HRT, दैट इज़ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें क्या होता है कि HRT में आपको, जैसे कि मैं ट्रांसमैन हूँ तो मुझे मैस्कुलिन यानी मेल हार्मोन दिए जाएंगे, जैसे कि मैं टेस्टोस्टेरोन मुझे दिया जाएगा, जिसमें मेरी बॉडी को एग्जामाइन किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पूरे टेस्ट होंगे, जितने भी मेडिकल चेकअप्स हैं, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड है, BP है, ब्लड शुगर है। अगर मैं अपना मान के चलूँ तो जैसे कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ और मैं ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे उतनी ही डोजेस दी हैं। जैसे कि महीने में आपको 2 इंजेक्शन्स होते हैं 250 mg के, जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिया जाता है। प्री सर्जरी? एग्जैक्टली। नहीं, सर्जरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्टोस्टेरोन पे जाओ या HRT पे जाओ, सर्जरी आप यूं ही भी करा सकते हो। लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये था कि सबसे पहले मैं टेस्टोस्टेरोन पे जाऊं, क्योंकि उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब आप HRT पे जाते हो तो आपको इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। ट्रांस वुमेन में उनको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, हमको टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। तो ये हमें लाइफ टाइम लेने हैं, मतलब मरते दम तक। मतलब ये इंसुलिन की तरह हो गया? एग्जैक्टली। डोजेस कम हो जाएंगी, कुछ आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी हार्मोन्स की, लेकिन आपको हार्मोन्स लेने लाइफ टाइम है। जैसे कि BP की गोली आपको लेनी पड़ती है या थायराइड की लेनी पड़ती है लाइफ टाइम, ऐसी आपको ये भी लेनी पड़ेगी। तो आप डेली बेसिस पर? हम, जैसे मेरा अभी है कि महीने में 2 इंजेक्शन्स मुझे लगते ही हैं, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 महीने हुए हैं ट्रांजिशन पे। HRT में आपके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं? अगर मैं मैस्कुलिन हूँ, अगर मैं ट्रांसमैन हूँ, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे? मेरी पूरी बॉडी में हेयर ग्रोथ होगी मेल के जैसे, मेरे दाढ़ी मुझे आने लगेंगे, जैसे आप तो अभी देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी आने लगी है। मेरी वॉइस है वो पूरी चेंज हो जाएगी ये उसी ट्रांजिशन में। HRT पर मैस्कुलिन वॉइस हो जाएगी। अभी जैसे ये मेरी 6वें महीने में पूरी मैस्कुलिन वॉइस हुई है। पहले धीरे धीरे, पहले बहुत ज़्यादा कर्कश हो गई थी, मतलब बिल्कुल ब्रेक हो गई थी, बहुत ही गंदी हो गई थी, मतलब मैं हंसता भी था तो मेरे बगल में लोग हंसते थे कि कैसी आवाज़ हो गई, लेकिन अब भी थोड़ा ठीक है। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया अपनी फर्स्ट सर्जरी का, डैट इज़ माई टॉप सर्जरी, मैस्टेक्टॉमी। उसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रेस्ट हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम टॉप सर्जरी बोलते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर ट्रांसमैन के लिए मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो टॉप सर्जरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विजिबल है कि उसी से लोग जज करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है ना।
तो सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस ये था कि मुझे टॉप सर्जरी करानी है। तो मैंने टॉप सर्जरी कराई है दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल से, डॉक्टर भीम सिंह नंदा से। अब जो टॉप सर्जरी होती है उसके 2 प्रोसीजर होते हैं, वन इज़ डबल इंसर्शन एंड द सेकेंड इज़ की होल। तो मेरा डबल इंसर्शन हुआ है। डबल इंसर्शन सर्जरी में आपके जो ब्रेस्ट हैं, आप ये आपके ब्रेस्ट के साइज़ पे निर्भर करेगा कि आपकी कौन सी सर्जरी होगी। अगर आपके ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी हैं, साइज़ बड़ा है, तो आप डबल इंसर्शन के लिए जाओगे। अगर आपका ब्रेस्ट छोटा है और इतना विजिबल नहीं है तो आप की होल के लिए जाते हो। अब डबल इंसर्शन में क्या होता है, आपके जो ब्रेस्ट हैं उसके नीचे से 2 स्कार लगाए जाते हैं यहाँ शोल्डर तक। उन स्कार्स को खोल के ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया जाता है और जो आपके निप्पल्स होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। फिर उसको स्टिच करके जो आपके पुराने निप्पल्स हैं उन्हीं में से दूसरे मेल निप्पल को ग्राफ्ट करके लगा दिया जाता है। इसको हम डबल इंसर्शन कहते हैं। तो इनके निशान भी रह जाते हैं। एग्जैक्टली, लाइफ टाइम आपके स्कार्स रहेंगे। मतलब अब जैसे किसी किसी के हेयर्स आ जाते हैं तो इतने विजिबल नहीं होते, लेकिन स्कार्स विजिबल रहते हैं। कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं, है ना। कुछ लोगों की बॉडी की कहते हैं ना कि नेचर ऐसा होता है कि उनके स्कार्स नहीं दिखते हैं, है ना। तो इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी, लेकिन मोस्टली वो दिखते हैं। उसके बाद जब आपका ये डबल इंसर्शन प्रोसीजर होता है, फिर होता है की होल, सेकेंड प्रोसीजर मैंने बताया, जो जिसका साइज़ कम होता है। की होल मतलब वो लिपोसक्शन करते हैं, आपका निप्पल के नीचे से काट के उसमें लिपोसक्शन डाल के और ऐसे ऐसे उसको मतलब सक हो जाता है, धीरे बहुत बड़ी वो सक्शन कर देते हैं। हाँ, वो उसमें बिल्कुल भी निशान नहीं होते, वो बिल्कुल मेल जैसा दिखता है। तो ये 2 प्रोसीजर होते हैं। अब क्या है कि खर्चा ये है कि की होल का अभी तक जितनी मुझे आइडिया है, जहाँ और ट्रांसप्लांट्स जो कराते हैं बहुत ही अलग अलग खर्चे हैं। जैसे कि अगर इट्स डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, इट डिपेंड्स कि डॉक्टर कितना अच्छा है। मेरी नज़र में इंडिया में जिनसे मैंने कराई है डॉक्टर भीम सिंह नंदा, वो टॉप सर्जरी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो मेरा वहाँ पे कुल मिला के जो खर्चा आया है वो मेरा 2 लाख है, एवरीथिंग, मतलब दवाइयाँ, बेड चार्ज और सर्जरी चार्ज है 1,45,000, हाँ 2 लाख रुपए। और की होल के लिए आता है 1 लाख रुपए। तो इट्स डिपेंड कि डॉक्टर कैसा है। अब कुछ लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी करा रहे हैं तो उनके 25,000 में भी हो जाती है, लेकिन रिजल्ट सच बिल्कुल नहीं है। ग्वालियर में अवेलेबल हो, अगर अभी हो तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कर रहा है, बट मैंने दिल्ली से कराई है। और जैसे कि दिल्ली में भी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि नरेंद्र कौशिक जी हैं, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और डॉक्टर भीम सिंह नंदा हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं दिल्ली में, और जो HRT के लिए हमको देते हैं वो डॉक्टर अरविंद हैं, डॉक्टर सचिन हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं दिल्ली में। तो ये बहुत ही टॉप डॉक्टर्स हैं जो जिनके रिज़ल्ट्स सच में बहुत अच्छे हैं ट्रांसजेंडर सर्जरीज़ के लिए। तो लोग, आप जो भी लोग देख रहे हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब हम टॉप सर्जरी से आगे बढ़ते हैं, फिर आती है हमारी हिस्ट्रो सर्जरी। हिस्ट्रो दैट इज़ कि जो फीमेल ऑर्गन्स हैं, ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब इंटरनल ऑर्गन है, उनको हटाना, दूसरी सर्जरी ये होती है। एंड द थर्ड वन इज़ फैलोप्लास्टी, जिसमें हमारा मेकिंग किया जाता है, जिसमें कि आपको कम से कम 8 से 9 लाख का खर्चा आता है। थाईलैंड में सबसे अच्छी होती है, मेरे जो ट्रांसमेंस फ्रेंड्स हैं उन्होंने थाईलैंड में उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया के उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं अभी। और काफ़ी सारे ट्रांसमैन ऐसे होते हैं जो बॉटम सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो इट्स अ वेरी मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है कि अगर आपकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी लाइफ टाइम का बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि फिर आपको प्रॉब्लम आने लगती है। और काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट्स ऐसे हैं जिनको सर्जरी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि दुनियादारी की बिल्कुल मत सोचना कि कोई क्या सोचेगा कि बॉटम कराएं या नहीं कराएं। आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपकी जो बॉडी की रिकवरी अलाउ करती है तो ही आप कराएं फैलोप्लास्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स ऐसे हैं जिनकी सर्जरी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। और ये आपका निजी मामला है कि आप बॉटम कराना चाहते हैं या नहीं, चाहे वो ट्रांस वुमेन हो, चाहे वो ट्रांस मैन हो। और ये आपसे कोई पूछेगा नहीं आके। अब जैसे मैं खुल के एक चीज़ बोलूँगा, मुझे शर्म नहीं है कि भाई कोई आपकी पैंट में आके नहीं देख रहा है बिल्कुल कि आप क्या हो। आपकी विजिबिलिटी मेल है, आपकी विजिबिलिटी फीमेल है, डैट इज़ मतलब इनफ। मतलब आपको कोई नहीं जानता। न्यूज़ वाले, मीडिया वाले भी अपडेटेड नहीं है, कुछ भी छाप रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले नहीं है, जो लोकल चैनल्स होते हैं ना गाँव के और छोटे छोटे शहरों के रील पे,
और ये क्या कर रहे हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। फिर लोगों को बात करने का मौका मिलता है, गंदा गंदा बोलने का। कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। कल को इनके भी बच्चे होंगे जो कहते हैं ना कि पुरानी एक कहावत है कि मत बोलो दूसरों के बच्चों के लिए, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। मैं कहता हूँ कि अगर आज तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मत करो। कल को कहीं आपके घर में कोई लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर हो गया, फिर आप क्या करोगे? क्या उसको घर से निकालोगे? उसको मारोगे? नहीं ना। जिसकी संतान होती है ना, वही जानता है। वो गई प्रथा जब ट्रांसजेंडर्स को, इंटरसेक्स को अपनाया नहीं जाता था। आज ट्रांसजेंडर्स जज बन रहे हैं, आज ट्रांसजेंडर आगे बढ़ रहे हैं, आज ट्रांसजेंडर सबसे क्रिएटिव फील्ड में, आज एलजीबीटी कम्युनिटी में आप देख लो कितने लोग आगे हैं। आज हम धार्मिक क्षेत्र में आगे हैं, आज हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे हैं, आज हम हर जगह आगे हैं। ट्रांसमेन सबसे ज़्यादा आगे हैं, ट्रांस वुमेन सबसे ज़्यादा आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मौका दिया संविधान ने। उनको जब नालसा जजमेंट आया, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। आप सोचो, लाखों किन्नरों की, लाखों ट्रांसजेंडर्स की दुआएं होंगी कि हमारा भी अस्तित्व हो। पहले सेंसस में ट्रांसजेंडर को कहाँ गिना जाता था? अगर कोई ट्रांसजेंडर मर भी गया तो किसी को क्या मतलब है? आज जनगणना में हम हैं, आज जनगणना में हैं, आज हमारा वोट काउंट किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। ये ऐसे नहीं आया बदलाव। न जाने कितने लोगों ने पिटिशन फाइल की होगी, कितने लोग भूखे रहे होंगे, कितने लोगों के पास, ट्रांसजेंडर्स के पास दवाइयों के लिए पैसे तक नहीं है, फिर भी वो जीते हैं। मैंने अगर ज़िंदगी में किसी से कुछ सीखा है तो सबसे ज़्यादा मैंने इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर से सीखा है कि दिन भर धूप में ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो खुशी से सोते हैं और खुशी से उठते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम ही दुखी रहेंगे तो हम अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। जब ऐसा जीवन जिया ही है, काम तो दूसरों को खुश रखने का, दूसरों को एग्जैक्टली जो दूसरों को दुआएं देता है ना, वो खुद के लिए कभी दुआएं उसके अंदर होती ही नहीं। वो कहता है मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ ना, चलने दो। और मैं तो सबसे कहता हूँ, चाहे क्राइम ट्रांसजेंडर से हो, चाहे हेटेरोसेक्सुअल से हो, चाहे लेस्बियन से हो, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअलिटी से उसको जज ना करें, उसको इक्वालिटी से जज किया जाए कि इसने ये पाप किया है। एज एन ह्यूमन बीइंग उसको ट्रीट किया जाए। अभी ट्रेन में मैं आ रहा था, एक ट्रांसजेंडर को इतना मारा जस्ट बिकॉज कि वो पैसे मांग रहा था। किन्नर को क्यों मारा? ठीक है, आप मना कर देते, वो चला भी गया, फिर आप पीछे से गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हो, हिजड़ा है, ये है, वो है। ठीक है, आप उसको मार क्यों रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया उसको मारने का? इसलिए कि वो हिजड़ा है, इसलिए कि वो किन्नर है? नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है उनके हक क्या हैं, इसलिए वो पिट रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चल गया ना, तुम सलाखों के पीछे हो गए। इसीलिए, और कुछ लोग डरते भी हैं कि इनको अपने हक पता ना चल जाए, तो कुछ लोग नहीं पता। ग्वालियर में हम जब काम करते हैं क्रिस्टल कोर फाउंडेशन में, सारे ट्रांसजेंडर को पता ही नहीं है कि नालसा जजमेंट क्या है, 2019 ट्रांस एक्ट क्या है, उनके वेलफेयर के लिए क्या गवर्नमेंट ने इतनी सारी उपलब्धियाँ आई हैं। तो ये चीज़ है, उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कि 3 सर्जरीज़ होती हैं, ट्रांस वुमेंस की भी 3 या 4 सर्जरीज़ होती हैं। मैंने अपनी सर्जरीज़ बता दी क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ। तो जी, चलिए, अब कुछ मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहेंगे, एक दूसरा आपकी कम्युनिटी को, कि उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज है जो लोग नहीं निकल के आए हैं अभी तक, और प्लस जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिनके पास लॉ मेकिंग की ताकत है, उनसे आपकी क्या दरख्वास्त है कि यार ये हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके ज़्यादा अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो सोसाइटी है, अब जैसे कि मैं आपको दबाव तो नहीं डालूँगा कि भाई मैं ट्रांस हूँ, आप मेरी इज्जत करो, है ना। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सभ्यता वाला इंसान होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सभ्य भी होते हैं और पढ़े लिखे दोनों होते हैं। तो मैं आपसे बस इतनी विनती कर सकता हूँ कि थोड़ी सी सभ्यता अगर आप अपने अंदर ला सकते हैं कि हमें सामने वाले का सेक्सुअलिटी नहीं देखनी है, जेंडर आइडेंटिटी नहीं देखनी है, हमें उसको ऐसे अपनाना है कि उसको भी दुख ना हो और आपको भी तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जो इंसान विरोध करता है ना, उसको भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अगर दुश्मन लड़ने आएगा तो तैयारी उसको भी करनी है। तो क्यों तुम तैयारी कर रहे हो? हार जाओ ना। अरे किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है। किसी के लिए मोहब्बत में हार गए तो देखो तुमको कितनी मोहब्बत मिलती है। आज अगर मुझे कोई दिल से अपनाता है, मैं उसको और प्यार करता हूँ। यार तूने मुझे अपनाया तो सही, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जब मैं किसी को फ़ोन लगाता हूँ और जब मेरी आवाज़ आज चेंज हो गई तो लोग बोलते हैं यार तेरी आवाज़ चेंज हो गई, तो यार मज़ा आ गया।
तो मैं बोलता हूँ तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, तुम सोचो मुझे कितना आ रहा होगा। तो वो जब वो ये बोलते हैं ना मज़ा आ रहा है, बस उसी एक सेंटेंस से मैं समझ जाता हूँ कि इसके अंदर मेरे लिए स्वीकृति है। और जो मेरे को फ़ोन पे ही बोल देता है ये क्या करा लिया, मैं फ़ोन काट देता हूँ। मैंने कहा जब तुम लाल कलर की ड्रेस पहनते हो मैं तुमको बोलने आता हूँ तुमने लाल कलर क्यों पहना है। जब तुम गर्लफ्रेंड्स बनाते हो मैं तुमको बोलने आता हूँ तुम गर्लफ्रेंड्स क्यों बना रहे हो। नहीं ना, ये तुम्हारा निजी ज़िंदगी है ना, मेरा भी निजी ज़िंदगी है। उससे पूछो कि गर्मी में सर्दी के कपड़े पहना दूँ उसको कैसा लगेगा, और सर्दी में गर्मी के कैसा लगे। 52 की टेम्परेचर में खड़े हो जाओ ज़रा या जैकेट पहन के। तो मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं महिला के शरीर में कैसे जी सकता हूँ। और अमर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जो शौक में अपने अंदर इतने सारे सर्जरीज कराएगा, इतना दर्द पालेगा। मुझे बताओ कोई होगा ऐसा। और जबकि वो जानता है कि सर्जरी रिवर्सिबल नहीं है, आप वापस नहीं जा सकते। तो ये बहुत सोच समझ के मैंने इस फैसले पे 8 साल लगाए हैं सर्जरी के लिए। 8 साल कम नहीं होते अमर, कि मैं को करवानी है। मैं डिस्क्रिमिनेशन आज अगर मेरा 50% है कल मुझे 100% भी मिलेगा, लेकिन मैं कराऊंगा। जब मैंने जन्म लिया तब मैं लड़की के रूप में जन्म लिया था, लेकिन जब मैं मर के जाऊंगा ना तो मैं लड़के के रूप में मर के जाऊंगा, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। वो मेरा सोल का सेटिस्फेक्शन है। और सोसाइटी को बस इतनी सी अपील है, दिल से अपनाओ सबको। अगर आप सच में ह्यूमन बीइंग हो, अगर आप सच में ईश्वर की औलाद हो, अगर आप सच में भगवान के पुत्र हो, भक्त हो, तो मुझे लगता है आपको जजमेंट करना ही नहीं चाहिए। जैसे ईश्वर ने सबको अपनी गोदी में बैठा रखा है ना, आप भी सबको अपनी गोदी में बैठाओ। आप छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, मेरे ख्याल से हम किसी के राह का कांटा भी ना बने तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हम किसी को परेशान ना करें, किसी को अब्यूज़ ना करें, भले ही उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करें कि तूने बहुत अच्छा कर, लेकिन किसी के रास्ते का कांटा भी ना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। न्यूट्रल भी हो जाए तो भी कोई और समस्या पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अरे ईश्वर बताओ, मैं तो ये सोचता हूँ जिस दिन मैं शीशे के सामने बैठ के रो रहा था, जब मैं इंदौर में था अपने, मेरा G9 का कमरा था और मैं वहाँ पे रो रहा था कि भाई मैं करूँगा क्या, कैसे बताऊँगा कि मैं एक ट्रांस हूँ, लोग तो मुझे मार देंगे। लोगों को सिर्फ किन्नर पता था कि ट्रांस वुमेन होती है, ट्रांस मैन के बारे में कोई नहीं, विजिबिलिटी आज भी नहीं है, बट लोग जानते हैं। जितनी ट्रांस वुमेन की विजिबिलिटी है उतनी ट्रांस मैन की विजिबिलिटी, आपको भी नहीं पता होगा कि ट्रांस मैन ट्रांसजेंडर्स में आते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तो लोग जानते ही नहीं है, ये तो मेल हो जाएगा। लेकिन मैंने, कहते हैं ना कि एक शक्ति होती है या एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप उसको भगवान कहो, शंकर कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, जीसस कहो, कुछ भी कहो, मैं तो ये कहता हूँ वो जो भी शक्ति थी वहाँ मेरे साथ खड़ी थी। और मुझे ऐसा लगा कि उस शक्ति ने मेरे को ये कहा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं जितना आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ है ना, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप सच में उसके पुत्र हो तो आप सबको बिना जजमेंट के अपनाओगे। हम बात कर रहे थे कि जो आपकी LGBT कम्युनिटी है, हमारी LGBT कम्युनिटी है, उसके प्रति आपका क्या मैसेज है? देखिए, कम्युनिटी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक दूसरे का साथ दें। अगर कोई ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन सर्जरी करा चुका है तो वो इस चीज़ का घमंड ना करे कि मैंने सर्जरी करा ली है, क्योंकि किसी किसी ट्रांस के पास पैसे नहीं होते। आपको किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन पे पैसे हैं, उनके सोर्सेज हैं, लेकिन बेचारे जो गांव के ट्रांस हैं, अब लोगों, हाँ एक और मैं यहाँ क्वेश्चन रखूँगा कि लोगों को लगता है कि ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन हाई सोसाइटीज़ से आते हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ज़्यादातर ट्रांस गाँव से निकलते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो छोटे छोटे गाँव से आए हैं जो ट्रांस हैं। तो मैं यहाँ पे ये मिथ को भी हटाना चाहूँगा और मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़, अगर ट्रांस कम्युनिटी के लिए मेरा इतना सा मैसेज है, जब तक आप फाइनेंशियली बूस्टअप नहीं हो कमिंग आउट ना करें। आप जिस दिन अपने पैरों पे खड़े हो जाएं कमिंग आउट करें, अपने हक को जानें, अपने लॉस को जानें, अपने बारे में पढ़ें। आपको जो गवर्नमेंट ने, संविधान ने जो राइट्स दिए हैं उनके बारे में पढ़ें, लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ पैसे की तंगी है, लेकिन NGOs हमारे बहुत सारे हैं, उनसे हेल्प लें। दिल्ली में हैं, ग्वालियर में भी कुछ NGOs हैं 2-3 जो ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली बूस्टअप हैं, दूसरे को नीचा ना दिखाएं, इंटरनल ट्रांसफोबिया ना करें कि भाई तू ट्रांस है या तू ट्रांस वुमेन है, ऐसे नहीं करना है। इंटरनल होमोफोबिया भी नहीं करना है कि एक गे है तो वो दूसरे गे से जल रहा है क्योंकि वो गरीब है, या XYZ कोई भी मैटर हो सकता है। इंटरनल ट्रांसफोबिया, इंटरनल होमोफोबिया बिल्कुल भी नहीं फैलाना है कम्युनिटी में। एक दूसरे का डटकर सामना करना है।
क्योंकि जब हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिटी क्यों बनी, क्योंकि हमारे हक के लिए किसी ने कोई खड़ा नहीं हुआ, तभी तो संगठन बना। तो जब हमें इस संगठन को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं किसी और के लिए वेट नहीं करूँगा कि वो कोर्ट में जाएगा, पिटिशन फाइल करेगा। तुम जाओ कोर्ट में, तुम पिटिशन फाइल करो, तुम अपने हक की बात करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो जज्बा है, तुम भी कर सकते हो। जब 10-15 साल पहले ट्रांसजेंडर के पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तब हमारा नासा जजमेंट आया था 2014 में। तो आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत सारी पिटिशन फाइल करके अपने हक में लड़ाई कर सकते हैं। कम्युनिटी के बस इतना सा है, और सारे कम्युनिटी के लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी प्राइड मंथ। अपने आप पे गर्व करो, आपको इस चीज़ का गौरव होना चाहिए कि आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और ये कोई भी शर्म की बात नहीं है। स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन आपको जब ही मिलता है जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं किसी के सामने सीना चौड़ के खड़ा हूँ कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, मजा लेके कोई मुझसे कुछ पीठ पीछे, तो दुनिया भगवान को भी गाली देती है। तो मेरे पे पूर्ण भरोसा है। चलिए, लास्ट जो हमारा मैसेज है वो पॉलिटिकल पावर्स और लीडर्स के लिए, कि आप पार्लियामेंट से क्या चाहते हैं, क्या क्या लॉज। एक तो वही सेम सेक्स मैरिज तो है ही, उसके अलावा देखिए, सेम सेक्स मैरिज तो मुद्दा है ही। दूसरा, हम ये चाहते हैं पार्लियामेंट्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए सीट हो। और जी, एक ऑलरेडी सीट है जिसके लिए अभी कोई जाने वाला है, और उम्मीद करूँगा कि इस साल पार्लियामेंट में भी हमारा एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो, और एक नहीं, आगे चल के काफ़ी सारी हों। और मैं अपना पर्सनल मोटिव देखूँ, अगर मोटिवेशन मेरा ये है मेरे लिए कि मैं खुद को पॉलिटिक्स की फील्ड में ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाहता हूँ, और मैं वहीं जाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारे नेता हैं या जो हमारे राजनेता हैं, जो इतने सारे मंत्री हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट ने, मैं ये नहीं कहूँगा ये गवर्नमेंट ख़राब है, वो गवर्नमेंट ख़राब है, क्योंकि मैं उस पोस्ट पे नहीं बैठा हूँ। मैं PM या CM पे जब उंगली उठा पाऊँगा जब मैं उनकी पोस्ट पे बैठूँगा। मैं समझ सकता हूँ PM बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश को संभालना, CM को पूरे स्टेट को संभालना। ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, आगे उनके लिए और अच्छे एजुकेशन, उनके फंड्स रिलीज़ किए जाएं, उनकी गरीबी जो है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर अभी भी गरीबी के नीचे हैं, उनको देखा जाए। और ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, LGBT कम्युनिटी के लिए जो इतनी सारी सेक्सुअलिटीज़ हैं, उनके लिए भी काम किया जाए। दूसरी चीज़, हमारी कम्युनिटी में जो क्राइम होता है उसको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। कम्युनिटी के अगेंस्ट जो crime जी, जैसे कि अगर किसी ने गे का रेप किया है और रेप करने वाले हेटेरोसेक्सुअल हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। ग्वालियर में भी एक केस ऐसा हुआ था जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो रिपोर्टिंग की गई थी, नहीं, रिपोर्टिंग विपोर्टिंग कोई करता नहीं है ना। कहने का मतलब है वो वही चीज़ है ना कि मतलब उन्होंने FIR वगैरह की थी। कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो धमका देते हैं उनको कि तुम अगर करोगे तो हम बता देंगे कि तुम गे हो। ऑल्दो वो गे है, लेकिन उसके घर में नहीं पता, तो उसके एक्सप्लॉइट करना, ब्लैकमेल करना, तो ये सब जो हो रहा है इसके लिए अवेयरनेस हो। और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है सड़क पे, अगर तुम उन्हें पैसे नहीं दे रहे उन्हें मना कर दो, लेकिन उन्हें मारो मत, पीटो मत। और ट्रांसजेंडर से भी मेरी यही है कि वो पैसे मांग रहे हैं, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पे काम करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। मैं ट्रांसजेंडर से भी यही बोलूँगा कि वो थोड़ी अपनी लैंग्वेज पे काम करें, है ना। तो क्योंकि क्या है कि उनको भी बोलने का मौका ना मिले कि भाई ये तो गालियाँ देते हैं, गंदा बोलते हैं। तो दोनों तरफ से ही मैं ये बात बोलूँगा कि ट्रांसजेंडर्स भी अपने में सुधार करें। जी, ट्रांसजेंडर्स में भी सुधार होना चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी एक्सेप्टेंस का सुधार होना चाहिए, और किसी को भी हीन भावना से ना देखा जाए। चाहे वो, मैं कास्ट की भी बात करूँगा, कास्टिज़म भी नहीं होना चाहिए, रेसिज़म भी नहीं होना चाहिए, और कम्युनिटी को भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमें कोई पॉलिसी मेकर सुन रहे हो कि इसको करिकुलम का पार्ट बनाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल, सिंस द वेरी बिगिनिंग, जब हम मेल फीमेल, तो हम अदर्स में भी पढ़ाएं उनको, क्योंकि हमको तो अब सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू पता पड़ रहा है। LGBT हुआ, फिर QI है, फिर भी प्लस है अभी। जी, बहुत सारे हैं, है ना। तो उसका कुछ ऐसा बना है। मूवीज़ तो अब खैर बन रही हैं धीरे धीरे। देखिए, मूवीज़ बन रही हैं, लेकिन वो भी राइट वे में नहीं बन रही हैं, उनको भी एक फ़नी वे में दिखाया जाता है। अगर मूवी बनानी है, काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जैसे आपने अलीगढ़ देखी होगी, जो कि मनोज बाजपेयी की फिल्म है, बहुत ही शानदार मूवी है, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो आप ये देखिए, कुछ मूवी ऐसी हैं
मजामा मूवी आई थी अभी माधुरी दीक्षित की, जिसमें वो लेस्बियन थी, शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे बड़े बड़े। तो ऐसी मूवीज़ बनाई जाएं जो सोसाइटी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दें। सोसाइटी की कहानी लेकर आए, जी, ऐसा नहीं कि कुछ एक बिल्कुल। entertainment अब जैसे आप ऐसी मूवी बना रहे हो, लोग हंस रहे हैं, नहीं, मुझे ये मतलब मैं अगर अपना, मेरे को बिल्कुल बुरा लगता है कि मैं भी एक मूवी ऐसी देखने गया था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं लेना नहीं चाहता, लोग हंस रहे हैं और बाहर जाके गेस का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स, नहीं, ऐसी मूवी बनाए उन्हीं के जाए। पर्सपेक्टिव जी, से दुनिया दिखानी है। अगर आपको किसी भी कार्य को लोगों की नज़र में अव्वल दर्जे पे देखना है तो उस कार्य की क्षमता इतनी सकारात्मक ऊर्जा में होनी चाहिए कि व्यक्ति 5 मिनट बाद ही आपके हित में हो जाए, और यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्वांटिटी में ना बिलीव करके आपको क्वालिटी में बिलीव करना है। भले ही अच्छे एक्ट्रेस ना लेके आओ, लेकिन स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के दिल में छेद कर दे कि नहीं, ट्रांसजेंडर हमारे जैसे हैं, गे हमारे जैसा है, लेस्बियन हमारे जैसा है, क्वेयर कम्युनिटी हमारी है। और सबसे बड़ा योगदान एलाइस का होता है। जितने भी हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, अगर आप ज़्यादा तादाद में होंगे तो हमारी कम्युनिटी हमारे लिए ज़्यादा राइट्स जीत पाएगी। अगर आप मेरे साथ ज़्यादा खड़े होंगे तो आपके साथ 4 लोग और खड़े होंगे जिनको आप समझा सकेंगे। और एलाइस की सबसे बड़ी भूमिका रहती है कम्युनिटी को खड़ा करने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिटी आगे, कम्युनिटी के साथ एलाइस भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े हैं। ग्वालियर में भी न जाने कितने एलाइज हैं जो क्रिस्टल क्विड से जुड़े हुए हैं, भले ही हिडन नहीं है, लेकिन जब वो हमें सपोर्ट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनकी फैमिलीज़ हैं थोड़ी ऑर्थोडॉक्स, मैं समझता हूँ, लेकिन जहाँ वो इंडिविजुअलिज्म पे आते हैं तो वो कोई कसर नहीं छोड़ते हमें पैसे से सपोर्ट करने में, हमें मेंटली सपोर्ट करने में। जब भी हम शो करते हैं, आपका क्लब हमें सपोर्ट करता है, आकाश जी का क्लब हमें सपोर्ट करता है, तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, सपोर्ट तो है और आगे ग्वालियर में बढ़ेगा वो। बिल्कुल बढ़ेगा। तो आपकी संस्था भी है क्रिस्टल गर्ल जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है ग्वालियर में। जी। तो किन किन दिशाओं में काम कर रही है और आगे उनके क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम जो 4 सदस्य हैं, मैं हूँ, अमन जी हैं, मुकुल है, पूजा जी हैं, तो हम लोगों ने ऐसी भूमिका बनाई है कि हम आगे जो सेंसिटाइजेशन है हम सबसे पहले स्कूल्स में करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में अगर हम इस चीज़ को लेके आएंगे, जैसे कि अगर हम हर मंथ हर स्कूल में जाके सेशन दे रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेबल नहीं है। तो जितना हम बच्चों में इस चीज़ की जागरूकता करेंगे, वहाँ के स्टाफ में करेंगे, सेंसिटाइजेशन बहुत अच्छा होगा। फिर हमने हॉस्पिटल्स का सोचा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं है कि सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी, सीरियसली बता रहा हूँ, 30-35 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस यहाँ डॉक्टर्स हैं उनको पता ही नहीं है। वो हम जब उनके पास जाते कहते कि ये क्या होता है, उनको भी सेंसिटाइज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हुआ या और डिपार्टमेंट्स हुए जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आते हैं, हम उनको भी सेंसिटाइज करेंगे। सबसे ज़्यादा हम पुलिस को करेंगे, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ चुका है कम्युनिटी में, ग्वालियर में भी कम्युनिटी के अंदर बहुत क्राइम होता है। तो सेंसिटाइजेशन इज़ द मेन मुद्दा कि हमें करना ही है। और आप लोग जो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग, अगर आपका इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोचिंग क्लासेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ कह के सेंसिटाइजेशन करें, सेशंस ले, तो आप हमें फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, अमर जी से बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम आपके यहाँ आएंगे, सेक्स एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे ज़्यादातर, कहना नहीं चाहिए, सोसाइटल टेंडेंसीज़ बचपन से ही आ जाती हैं अगर कोई जेंडर डिसफोरिया में है। और हर साल मतलब बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ही ज़्यादा सुसाइड इंक्रीज़ हो गई हैं ट्रांस कम्युनिटी में, क्योंकि वो लोगों को कुछ दिखता नहीं है, करेंगे क्या, पैसा है नहीं, माँ बाप निकाल देते हैं। तो हम उनको हेल्प करेंगे कि वो कैसे बाहर आए, जॉब्स के लिए भी हम हेल्प करेंगे। तो आप हमको सेशंस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और जैसे कि 3 AM क्लब है, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इतने अच्छे टॉपिक्स को लाने के लिए इन लोगों का जो मुहिम है ये ऐसे ही आगे चिढ़ता रहे, और हम आगे भी और उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग आएँ, और ऐसे टॉपिक्स आएँ जो थोड़ी से फील्ड से हटके हों, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं। अब एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में मुझे नहीं लगता ग्वालियर में कोई सोचता भी होगा, लेकिन अगर इन लोगों ने इतनी अच्छी पहल की है, पॉडकास्ट लेके आए हैं, तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को सुनिए और हमारे 3 AM क्लब को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। और क्रिस्टल क्विड फाउंडेशन का पेज है हमारा, आप उसको भी जा सकते हैं, कोई भी जानकारी के लिए वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।